गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोग किए थे लास्ट में स्क्वायर रूट फंक्शन। आज बोले थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का देखेंगे, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। देखो यहाँ लिखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ इसका डोमेन, यहाँ इसका रेंज। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज क्या है, ठीक। देखते हैं साइन थीटा का डोमेन पूरे रियल नंबर आर, बोले तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। रेंज क्या है इसका, -1 से 1, -1 से 1। साइन का मैक्सिमम मान 1 होता है, मिनिमम -1। आप जानते हैं साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। तो मैक्सिमम मिनिमम रेंज सीमा वही हुआ उसका। कॉस थीटा का डोमेन पूरे रियल नंबर, रेंज भी इसका वही होता है जो साइन का होता है। टेन थीटा का डोमेन मतलब जहां फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, अनडिफाइंड ना हो जाए, जहां डिफाइंड हो जाए। तो आपको पता है tan 90 का मान अपरिभाषित अनडिफाइंड होता है, ना केवल 90 बल्कि 90 का ऑड मल्टीपल, जैसे 270, 450 ये सब। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 छोड़ के बाकी सब जगह tan डिफाइंड होता है। इसका डोमेन बोलेंगे रियल नंबर, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। रेंज इसका -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। tan थीटा का रेंज पूरे रियल tan थीटा जैसे tan 90 अनंत इंफिनिटी होता है, तो tan का जो रेंज होता है -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। वही अगर बात करें कॉट थीटा का डोमेन, तो जहां पर tan अपरिभाषित, जैसे tan 0 0, कॉट 0 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा पूरे रियल नंबर n π को छोड़ के, और रेंज इसका वही होता है। उसके बाद सेक थीटा का बात करें तो सेक थीटा का डोमेन जहां पर cos 0 होगा वहां पर सेक अनडिफाइंड होगा, तो cos 0 होता है 90 पर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब ये पूरे रियल नंबर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इसका अगर रेंज बोले तो -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। सेक का रेंज वही अगर कोसेक थीटा का बात करें डोमेन का, तो जहां पर साइन 0 होगा, जहां पर साइन 0 वहां पर कोसेक अनडिफाइंड हो जाएगा। साइन 0 n π पर होता है, मतलब जो कॉट का डोमेन वही इसका। और रेंज का बात करें तो एक ही रेंज होता है, -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये आपने छबो त्रिकोणमिति फंक्शन का डोमेन रेंज जाना क्या होता है। छबो त्रिकोणमिति फंक्शन का आपने डोमेन और रेंज देखा क्या होता है, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं।
गया, स्क्रीनशॉट लो, हो गया, स्क्रीनशॉट लो। दसवां देखो, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन तदात्मय फलन, तदात्मय फलन, आइडेंटिटी फंक्शन, तदात्मय फलन, आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलते हैं? देखो, fx बराबर x, fx बराबर x, ध्यान देना, इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब जो इनपुट डाला वही आउटपुट बाहर हो गया। fx बराबर x, जो इनपुट डाला वही आउटपुट बाहर हो गया। तो ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। जैसे fa बराबर a, fb बराबर b, fc बराबर c। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। f2 बराबर 2, f0 इक्वल टू 0, etc। तो ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तदात्मय फलन मतलब जो इनपुट डाला वही आउटपुट बाहर हो गया, etc एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब जो भी तुम मान ले सकते हो, इसमें आराम से ले लो, कोई रोक छोक नहीं है, कहीं अनडिफाइंड नहीं है। इसलिए ऐसे फंक्शन का डोमेन बोलते हैं रियल नंबर। आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन रियल नंबर। और अगर रेंज का बात करें, जैसे अब फोटो से समझो, मान लो ये हम डोमेन का बात किए और इसमें कोड डोमेन। तो देखो जो इनपुट ले रहा है वही आउटपुट आ रहा है। जैसे ए बी सी ले लिए, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ ले ली, 1 2 3 नहीं है लेंगे क्योंकि जो इनपुट डालेंगे वही आउटपुट होगा। तो इसको भी हम बी सी ए कर देते हैं, ठीक। अब ए को ए से मिलाएंगे क्योंकि एफ ए बराबर ए होगा, जो इनपुट डाला वही आउटपुट आ गया। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। ए को ए से मिलाएंगे, बी को बी से, सी को सी से। तो ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। इसका रेंज क्या होगा? रेंज किस पर डिपेंड करेगा? डोमेन पर, एक्स पर। एक्स रखा तो एक्स बाहर आया। तो रेंज होता है, बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ डोमेन। डोमेन का संगत मान, जो भी आप डोमेन रखते हैं वही आउटपुट बाहर आ जाता है, इसलिए बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ डोमेन। डोमेन का संगत मान, आप जो जो रेंज डोमेन रख रहे हैं वही आउटपुट बाहर आ रहा है। तो ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। f22, f00, f33। स्क्रीनशॉट लो इसको। हो गया।
11वां आइडेंटिकल फंक्शन, समरूप फलन, आइडेंटिकल फंक्शन, समरूप फलन। अब किसको बोलते हैं आइडेंटिकल फंक्शन? तो दो फंक्शन को, टू फंक्शंस, ध्यान देना, टू फंक्शंस f(x) and g(x) are said to be, दो फंक्शन f(x) तथा g(x) को कहते हैं said to be identical function, said to be identical function if they have same value and same domain, same value and same domain। यदि उस दोनों फंक्शन का मान भी समान है, सेम वैल्यू है, और डोमेन भी समान है, सेम डोमेन, डोमेन भी समान होना है, तो ऐसे दो फंक्शन को आइडेंटिकल फंक्शन, वो था आइडेंटिटी और ये है आइडेंटिकल। जिस दो फंक्शन का वैल्यू तो समान हो ही, जैसे f(x) का वैल्यू 4 है तो g(x) भी 4 आना है, उसके साथ साथ उसका डोमेन भी समान होना है, तब ये हम लोग बोलेंगे कि दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है, अन्यथा नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल, f(x) बराबर है मेरा 1, ठीक, और g(x) है sin² x प्लस cos² x। अब देखो इसका वैल्यू एक कांस्टेंट फंक्शन है, और आप g(x) sin² x प्लस cos² x, sin² थीटा जोड़ cos² थीटा, ये भी करते होता है, एक होता है sin² थीटा जोड़ cos² थीटा एक होता है, तो दोनों का मान एक के है। अब हम डोमेन का बात करते हैं, ध्यान देना, तो इसका डोमेन कहते हैं, आप पढ़े हैं कांस्टेंट फंक्शन, आप कांस्टेंट फंक्शन पढ़े हैं, तो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या बोले थे? इसका डोमेन हो गया रियल नंबर, याद करो, कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन रियल नंबर बताए थे, और साइन कॉस का भी डोमेन रियल नंबर होता है। तो कहने का मतलब इसका मान भी एक है, वैल्यू दोनों का एक है, और डोमेन भी एक समान है, तो कहने का मतलब ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल फंक्शन बोलेंगे। ये दोनों मेरा आइडेंटिकल फंक्शन है। एक और उदाहरण लेते हैं, मान लो f(x) है 1 और g(x) हम ले लिए x/x, ध्यान देना जहां लिख दिए x नॉट इक्वल टू 0। तो अब देखो x कटेगा तो एक ही होगा, x अगर कट गया तो एक ही मान आया, एक ये भी हुआ एक ये भी हुआ, लेकिन डोमेन का बात कर ले, इसका डोमेन कांस्टेंट फंक्शन है पूरे रियल नंबर, और अगर इसका डोमेन का बात करें, देखो 0 छोड़ के, क्योंकि 0 अगर लेंगे 0/0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। 0x रखोगे तो 0/0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। इसका मतलब 0 छोड़ के, इसका डोमेन पूरे रियल नंबर है 0 को छोड़ के। तो अब देखो इसका डोमेन रियल नंबर, इसका डोमेन पूरे रियल नंबर 0 को छोड़ के, डोमेन समान है, डोमेन इक्वल है, नहीं है, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होगा। लिखेंगे यह f(x) and g(x) are not identical फंक्शन। ठीक है, समझ गया? उस दो फंक्शन को आइडेंटिकल बोलेंगे जिसका कि मान समान होना ही है, इक्वल वैल्यू भी हो, बट डोमेन भी समान हो। अच्छा,
किया, स्क्रीनशॉट लिया, हो गया 12वां। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका ढेरी काम आप कंटिन्यूटी में किए हैं, डिफरेंशिएबिलिटी में भी किए हैं, ढेरों यूज किए हैं, याद होगा। आज देखो क्या होता है। fx बराबर ये सिंबल होता है, fx बराबर ये सिंबल होता है, इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, यही सिंबल होता है। मैट्रिक्स जैसा, बड़ी ब्रैकेट जैसा किसी भी फंक्शन को डाल दो, इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, which is always, जो कि हमेशा होता है, which is always less than या इक्वल टू x, जिसका की मान होता है ऑलवेज लेस देन x से कम या उसके बराबर, ज्यादा नहीं, which is always less than और equal to x, x के बराबर या उससे कम, less than और equal to x। और ये कैसे डिफाइन होता है, लिख देते हैं, where, जहां x बराबर लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, जो भी x का मान लोगे, ये इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल, भिन्नात्मक भाग, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जिसका की मान हमेशा 0 से 1 के बीच ही होता है। फ्रैक्शनल पार्ट का मान हमेशा इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 से 1 के बीच ही होता है, 0 होगा, 1 नहीं होगा, 1 से छोटे होगा। तो x बराबर हम लोग लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जिसका वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। और x कोई भी संख्या अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखेंगे, उसका मान या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। और कैसे डिफाइन होता है, तो x बराबर लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन पूरे रियल नंबर होता है, इट्स डोमेन, इसका जो डोमेन होता है पूरे रियल नंबर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन रियल नंबर, जो मन सो मान आप इसमें रख सकते हैं, कोई रोक नहीं है। और अगर रेंज का बात करें, अगर इसका हम रेंज का बात करते हैं, तो रेंज इसका इंटीजर होता है,
रेंज क्या होता है इसका? इंटीजर। इंटीजर को समझता ही है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इसी को इंटीजर बोलते हैं। इसका रेंज इंटीजर, डोमेन पूरे रियल नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और कैसे लिखते हैं? तो x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x इसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट, जिसका मान 0 से के बीच होता है। तो अब इसको तोड़ेंगे कैसे? इसको हम लोग कैसे समझेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहां लेते हैं। जैसे हम x का मान ले लिए 3.4, ध्यान देना, इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लिखिएगा। तो 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ध्यान देना, लेस देन और इक्वल टू x। नाम है इंटीजर, इंटीजर पूर्णांक, भिन्न में ना हो, दशमलव में ना हो। तो अगर हम इसके बराबर लिख देंगे तो ये तो इंटीजर नहीं हुआ, इक्वल टू तो नहीं लिखेगा, लेस देन करते हैं। इससे छोटा इंटीजर क्या है? इससे छोटा इंटीजर 3 है, 2 है, समझो 1 है, 0 है, ये सब है। लेकिन नाम क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन इंटीजर। तो ये जितने पूर्णांक है इंटीजर, इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? ध्यान दो, इसमें सबसे बड़ा कौन है? 3। सबसे बड़ा कौन है? 3। तो महत्तम पूर्णांक फलन, तो इसका रिजल्ट हम लोग क्या लिखेंगे? 3। कहने का मतलब जो भी पॉइंट है आप x का लिए हैं, अगर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करना है तो जस्ट उससे लगले छोटा इंटीजर लिखना है, और अगर बराबर है तो वही लिख देंगे। तो 3 हो गया, और फ्रैक्शनल पार्ट इसमें कितना हो गया? 0.4। तब नहीं दोनों को मिला दोगे तो 3.4 पूर जाएगा। यहाँ से यहाँ x कैसे पूरेगा? 3.4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट 0.4 हो गया, दोनों को जोड़ दोगे तो x के बराबर 3.4 पूर जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट 0.4 हो गया, जिसका मान हमेशा 0 और 1 के बीच होगा। तो 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3। समझा? फ्रैक्शनल पार्ट जो दशमलव वाला मान होगा वही होगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और एक आध एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे आप समझो, और भी कई उदाहरण। 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जल्दी बोलो क्या होगा? 5। फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.6। अच्छा, जस्ट लग ले। 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 7 हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट इसमें कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि 7 जोड़ 0 तब ना 7, 5 जोड़ 0.6 तब ना 5.6 x। तो जो इंटीजर है उसके बराबर ही लिखना है, जो दशमलव में है जस्ट उससे लगले छोटा इंटीजर लिखेंगे। अच्छा, -4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इससे जो जस्ट लगले छोटा इंटीजर -5, -4 नहीं लिखना, -4 तो इससे बड़ा हो जाएगा, -5। और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? तो 0.7। फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव लिख दिए हैं, 0 से 1 के बीच लिखा हुआ है। इसको जोड़ोगे तो इतना मिल जाएगा। अच्छा, -1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -2। फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? 0.2। अच्छा,
का ग्रेटेस्ट इंटीजर -6 से रह जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 0 ना, इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। अच्छा अब 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ठीक, 0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, फ्रैक्शनल पार्ट यही हो गया 0.4, 0.4 से छोटा इंटीजर 0 है, फ्रैक्शनल पार्ट वही हो गया। -0.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, फ्रैक्शनल पार्ट 0.4, नहीं फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। अच्छा पूछो 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, फ्रैक्शनल पार्ट 0.9, समझ गया। तो लग ले अगर ये इंटीजर है तो वही लिखेंगे, और नहीं अगर दशमलव में है तो जस्ट इससे लग ले छोटा सटा हुआ एक कम कर देना। 0.4 से सटा हुआ 0 था, 3 से सटा हुआ 3 है, बड़ा कभी नहीं लिखना, जस्ट उससे छोटा इंटीजर लिखना है, जस्ट उससे छोटा, ठीक, सारा कर दिए हैं। इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि अगर इसका ग्राफ खींचोगे तो स्टेप फंक्शन ग्राफ होता है। जरा सा खींच देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट लो। हो गया, इसका ग्राफ देखो कैसे होता है, इसका ग्राफ स्टेप फंक्शन ग्राफ होता है। जीरो से के बीच लोगे, 0 से 1 के छोटा मान होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ना तो वैल्यू आपको स्पेस के बीच देते जाएगा, यहाँ 2, 3, आगे जैसे बढ़ते जाओगे वैल्यू उछल उछल के एक इंटीजर पर मान देते जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। उसी तरह इधर जैसे जैसे इधर जाओगे मान बढ़ते नेगेटिव में, एक स्टेप बढ़ के जब भी मान लेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटीजर वैल्यू देगा, जैसे जैसे आप 0, 1 के बीच रखे, 1, 2 के बीच रखे, 2, 3 के बीच रखे, जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाते जाइएगा, इसको हम लोग स्टेप फंक्शन, सीढ़ी नुमा ग्राफ, इसको सीढ़ी टाइप का लग रहा है ना, इसलिए इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेप फंक्शन। इसका जो ग्राफ होता है वो स्टेप की तरह होता है, इसलिए हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे करेंगे समझा दिए, क्या होता है, कैसे टूटता है जाने। अब जो फंक्शन करेंगे वो कल करेंगे हम लोग, अब जो फंक्शन करेंगे वो कल करेंगे, ठीक। तब तक आप इसको नोट डाउन करते चले जाइए, समझते चले जाइए, सीखते चले जाइए फंक्शन क्या है, ठीक। तो अब जो करेंगे वो कल करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मन से पढ़ो और सारे चीज को अप टू डेट करते चले जाओ, ठीक। धन्यवाद।